आ जाए बेटा। सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट करी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डन था, मास एंड वेट भी हो गया था, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी हो गया था। ये दो टॉपिक्स आपके रह गए थे ना, यस मैम। स्मॉल एंड कैपिटल। सो सीधा हम जंप करेंगे इन्हीं दो टॉपिक्स पे। पहले तीन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो बताइए। नो मैम, नो डाउट। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीन चीजों पे डिपेंड करती है, बताओ। हाइट पे, सरफेस से कितना हाइट ऊपर ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे वैल्यू हम चेक करते हैं, सरफेस पे आपको पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेप्थ पे, जी की वैल्यू डेप्थ पे बढ़ती है घटती है? घटती है। घटती है। सरफेस पे मैक्सिमम है, ऊपर जाएंगे तो भी घटेगी, नीचे आएंगे तो भी घटेगी। ठीक है, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जी एट एनी हाइट, जी डैश ले लेते हैं या जी एच ले लो, दिस इज इक्वल टू जी बाय में 1 प्लस एच बाय में रेडियस ऑफ अर्थ इनटू में पूरे के स्क्वायर पावर होल टू द पावर 2। ठीक है, डेप्थ के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, जी एट एनी डेप्थ, दिस इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस डी बाय में रेडियस ऑफ द अर्थ। यही क्या था हम लोगों ने डिस्कस? यस मैम। ठीक है, और आर रेडियस ऑफ अर्थ है, डी डेप्थ है, सरफेस से कितना नीचे है, और एच क्या होता है, सरफेस से कितना ऊपर है। और एक फैक्टर हमने और डिस्कस किया था, शेप ऑफ अर्थ। तो पोल पे जी की वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है? जी एट पोल एंड जी एट इक्वेटर को कंपेयर करो, ग्रेटर देन कौन सा आएगा? जी एट पोल। ये पोल पे ज्यादा होती है, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपके पास सरफेस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, जी एम बाय में आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। यस मैम। कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। तो पोल पे आपके पास जो रेडियस होता है वो कम होता है, तो कोई चीज आप यहाँ कम करोगे तो ये बढ़ जाएगी। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फेरिकल शेप की नहीं होती। ये आपके पास रेडियस ऑफ पोल होता है, ये आपके पास रेडियस ऑफ इक्वेटर पोजीशन में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? मास एंड वेट में, मास होता है मैटर कंटेन, ये आपके पास जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इधर अगर अर्थ पे आप चेक करोगे सेम है, दूसरे प्लेनेट पे जाके चेक करोगे सेम है। वेट जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि वेट इज मल्टीप्लीकेशन विद जी। तो जी अगर वेरी करेगा तो वेट आपके पास वेरी करेगा। स्मॉल जी कैपिटल जी में हमने डिफरेंस देखे थे, कैपिटल जी तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब हम सीधा जंप करेंगे हमारे टॉपिक पे, प्री फॉल। सुंदर सा पिक्चर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, स्काई डाइविंग। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री फॉल से मतलब क्या समझते हो आप, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? यस मंताशा? Ma'am, falling under force of gravity without any other forces like friction and वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। फ्री फॉल देखिए क्या होता है, मान लो एक बिल्डिंग से आपने कोई बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो अब बॉल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपने कोई बॉल ड्रॉप करी है, तो यहाँ पर भी आपके पास फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर ओनली वन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस भी हम नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। व्हेन द बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी अलोन, इट्स मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो मंताशा ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात बताई है। सो वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थ्री इक्वेशंस क्या होती हैं आपके पास मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड अब इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाती है जब फ्री फॉल का केस होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। इट चेंजेस टू v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चेंजेस टू s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh 2ds। ठीक है, वेयर यू एंड वी क्या होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, एंड एस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। एक्चुअली डिस्टेंस पे नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे ना तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, सो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट होता है। जनरल सेंस में हम बोल देते हैं, बट क्योंकि मोशन ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं।
हाँ, इस पर्टिकुलर केस में हमें हमेशा पता है कि मोशन जो है अंडर ग्रेविटी जो है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा नीचे होता है, टुवर्ड्स अर्थ। तो साइन कन्वेंशन आई थिंक मैंने आपको बताए थे, तो मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर देती हूँ। गलतियां आप यही करते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है आपके पास, नेगेटिव है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है। कोई भी मोशन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। सपोज इसी बॉल को अगर मैंने नीचे फेंका होता, कुछ भी वेलोसिटी से फेंका, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो वेलोसिटी आपके पास इनिशियल क्या हो जाती है यहाँ पर, नेगेटिव, ठीक है। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट, अब नीचे जा रहा है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है आपके पास, ग्रेविटी, नेगेटिव। अभी देखो एक पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है, जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, हमेशा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ फोर्स लगता है ना ग्रेविटी वाला, तो जी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, चाहे आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके, चाहे आप ऑब्जेक्ट को नीचे फेंके। तो साइन कन्वेंशन सबको क्लियर है, जी इज Yes, ऑलवेज, Yes, ma'am. ठीक है। कई बार आंसर्स हमारे बिना साइन कन्वेंशन के भी आ जाते हैं, बट कई बार छोटी मोटी हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो ऑलवेज पुट अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। हाँ जी, किसी को डाउट है? अवंतिका बोलो। yes, मैम अगर बॉल को नीचे की तरफ फेंकेंगे तब कैसे जी माइनस होगा, जी जी नेगेटिव? का क्या है, देखो आपके पास एक बात समझो, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, एक फोर्स से खींच रही है। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, सबको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती है ना, जिसकी वैल्यू होती है Gm1m2/r², ठीक है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हैं अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो आपके पास ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट का अगर हम देखें कि फोर्स कितना लगा रहा है, इसको मास मान लीजिए m है, तो आपके पास क्या फोर्स लग रहा होता है इसके ऊपर, mg। एक्सेलरेशन की जगह g हो जाता है। तो जो g की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपके पास ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होती है, आप कहीं से भी ले लो, इसलिए हम साइन कन्वेंशन में उसको नेगेटिव पुट करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर है, चाहे ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे है, क्योंकि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स अर्थ है। आई बात समझ में आपको? तो जिधर फोर्स होता है उधर Yes, ma'am. एक्सेलरेशन होता है ना, और यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही वैल्यू यहाँ पर क्या है, जी। आई बात समझ में? यस मैम। तो जी हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो इक्वेशंस है ये वैलिड कब होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए वैलिड होती है हमेशा। ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं चेंज हो रही होती, और आपको पता है जी की वैल्यू जो है कांस्टेंट क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए हम ये इक्वेशंस वहां पर लगा सकते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता था, मैम अभी तो आपने कल डिस्कस किया था कि जी की वैल्यू चेंज होती है, चेंज होती है डेफिनेटली, लेकिन आप जितने भी डिस्कस करेंगे ना न्यूमेरिकल्स, फ्री फॉल के केस में डिस्कस कर रहे हैं या फिर जनरल आप कोई भी मोशंस डिस्कस कर रहे हैं, वो आप अर्थ की सरफेस के आसपास डिस्कस करते हैं, वहां पर जी की वैल्यू आप कांस्टेंट लेते हैं। आई बात समझ में? ये जी एट सरफेस Yes, समझ ma'am. इसके आसपास की कहानी चल रही है यहाँ पे। बहुत ऊपर या बहुत नीचे अर्थ में चले जाएंगे तो डेफिनेटली जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहां पर ये इक्वेशंस आप ऐसे सीधे नहीं अप्लाई कर सकते। अब आगे चलते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग 120 मीटर टॉल, एक बिल्डिंग है आपके पास 120 मीटर टॉल, फाइंड टाइम ऑफ फॉल। यहां से ड्रॉप किया, जब भी बोल रहा है आपको ड्रॉप किया है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. अब टाइम ऑफ फॉल मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा। कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो ना कि कौन कौन सी चीजें निकालनी है, तो आप हमेशा एक टर्मिनोलॉजी याद कर सकते हैं, मतलब एब्रीवेशंस UTSAV। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, उत्सव। यू क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, टी आपके पास क्या है, टाइम, जितना देर लग रहा है मोशन में, एस क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ए होता है एक्सेलरेशन, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इन टर्म्स के ऊपर आपको फोकस करना होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो पता है,
टाइम निकालना है, मुझे टाइम नहीं पता, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ये वैल्यू 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है कितना, 120 माइनस 120 कर देते हैं क्योंकि मोशन किधर है, नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -10 ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने वैल्यू नहीं बोला कि 9.8 लेनी है, तो न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 ले लेते हैं। वी भी हमको नहीं पता। अब बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। मैम S is equals to UT plus half AT square. यस मैम। बिल्कुल सही, यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। सो -20 डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू में टी स्क्वायर। सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा। सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 120 बाय में 5। बताओ कितना आएगा सॉल्व करके, 24। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये 24 आ गया। अब टी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √24। अब ऑप्शंस में कैसे आपके आंसर्स गिवन है उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे 24 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो पूरा पूरा फैक्टर कितना बाहर आ जाएगा, 2 √6। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड्स, आई बात समझ में? यस अवंतिका बोलो बेटा। मैम एज यूजुअल हम तो जी की वैल्यू यस हम दोबारा। तो मैम जी की वैल्यू 9.8 मीटर लेते हैं। हाँ, जब भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन्ड है कि ऐसे लिखा होता है आपको जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है या जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, ऐसे लिखा होता है। जैसे ऐसे लिखा होगा, अगर मान लो 9.8 लेनी है तो फिर 9.8 ही लेंगे, 10 लेनी है तो 10 ही लेंगे, अगर लिखा है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा, सो यू कैन टेक एनी वैल्यू यू वांट। अगर कैलकुलेशन आपको इजी करना है, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, तो आप जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर दो। अगर मेंशन नहीं है तो 10 लेके सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस मैम। आगे चले फिर। चलो एक क्वेश्चन और। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ये हमको पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है m1, एक ऑब्जेक्ट है m2, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दोनों के मासेस के प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फिर भी एक क्वेश्चन आता है क्या कि व्हेन हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट, व्हाई? एक हैवी ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट से फास्ट फॉल नहीं करता, ऐसा कुछ सुना है आपने? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मान लो आप बिल्डिंग पे चले गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके ऊपर एक नासा में एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। मान लो आप बिल्डिंग पे चले गए, आपने यहां से 2 बॉल्स को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एक बॉल आपके पास हल्की है, लाइट है, और एक बॉल आपके पास हैवी है। तो आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये लगेगा ना कि हैवी बॉल पहले पहुंच जाएगी, ऐसे लगता But है? मैम मास पे डिपेंड नहीं करता। यस डेफिनेटली, Yes, मास ma'am. डिपेंड नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें और हैं जो आपको क्लियर करनी है इसके अंदर। देखो, सबसे पहली बात, आप 2 पेन ले लो, सभी बच्चे 2 पेन लीजिए और ऐसे ड्रॉप करके देखो, क्या वो दोनों साथ में पहुंच रहे हैं नीचे? Yes, ma'am. करके देखो जरा, दोनों साथ में पहुंचेंगे। जब हाइट Yes, बहुत ma'am. कम लेते हैं ना, तो आपके पास लॉजिक ठीक है कि दोनों साथ में पहुंचेंगे, हैवी भी और लाइटर ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, मास पे क्योंकि डिपेंड नहीं करता है। ये मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ इस चीज के बारे में। आपके पास देखिए क्या होता है, फोर्स डेफिनेटली दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है। जैसे ये अर्थ है, एक आपने हल्की चीज ली, एक आपने ये मान लो लाइट है और ये हैवी है, तो आपको पता है जो फोर्स जो लगता है वो mg लगता है, राइट? तो जो आप जिसका मास ज्यादा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा ना, Yes, ma'am. तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए और वो जल्दी पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जब आप ड्रॉप कर रहे हैं ना चीजों को, तो दोनों ही के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगता है। ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा अर्थ पे पहुंचने के लिए? s। Same. ठीक है, तो हम ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई? 0। सो अगर हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाए दोनों के लिए, जैसे फर्स्ट बॉल ले लेते हैं, ये सेकंड बॉल ले लेते हैं,
हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट सपोज आपके पास दोनों का सेम है, माइनस एस ले लिया। हाफ माइनस क्यों लिया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने साइन माइनस लगा दिया। ए की जगह क्या आएगा, माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में जी का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू टी। जितना टाइम इन बॉल्स को नीचे पहुंचने में लगा है वो क्या है आपके पास 2s/g। जैसे मैंने मान लो फर्स्ट बॉल के लिए निकाला, ये ए बॉल के लिए निकाला है मैंने, ए का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जो ए पे लग रहा है, टाइम जो ए को लगेगा, तो आपके पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, एक्सेलरेशन तो सेम है दोनों के लिए ही, जी एट ए भी सेम है और जी एट बी भी सेम है, जी की वैल्यू आपके पास सेम लगती है। सिमिलरली सेकंड बॉल पे आप लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट उसका भी सेम है और जी की वैल्यू भी सेम है, तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा ना, ये टीबी के इक्वली बनेगा ना। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, एस बी इज इक्वल टू यू बी टी प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट बी का कितना है, एस ही है, माइनस एस, उसको भी ड्रॉप किया तो ये 0 हो गया। हाफ ए बी वही आपके पास माइनस जी लगेगा इंटू में टी स्क्वायर। सो सेम एक्सप्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, Yes, ma'am. टी Yes, और ma'am. के पास आ जाएगा ये बी, ये भी बी और ये बी, सो सेम है। आपको दिख रहा है जो हम इक्वेशन लगा रहे हैं इसके अंदर जब हम टाइम निकाल रहे हैं, वो जब हिट करेगा ग्राउंड को वो मासेस पे डिपेंड नहीं करता, और कितना टाइम लगेगा वो आपको दिख गया, वो सेम टाइम। सो जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जो भी जी की वैल्यू आप पुट करेंगे, कुछ ना कुछ आपको टाइम मिल जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये तो आपकी ये जो लॉजिक है ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। और ये आपके पास ट्रू कब होता है, जब आप अर्थ के सरफेस के आसपास होते हैं। सपोज आप बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए, सपोज आप बहुत, कितना बोलूं मैं आपको, अर्थ के सरफेस से मान लो आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर या इससे भी ऊपर जा रहे हैं, तब आप अगर इन बॉल्स को ड्रॉप करेंगे तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस तो आपने नेग्लेक्ट कर रखा है, एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया ना हम लोगों ने। लेकिन जब आप बहुत हाइट पे से कोई चीज फेंकेंगे तो क्या होगा, एयर जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, लगाती है नहीं लगाती है, एयर भी तो एक फ्लूइड होता है। ठीक है, हवा हवा में अपना हाथ घुमा के देखो तो भी हमें फील होता है, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, रैकेट को घुमाते हैं, ऐसे फील होता है ना, कुछ उसको अपोज कर रहा है, तो ऐसे Yes, होता है। ma'am. अगर बहुत ऊपर से आप इसको डालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, एक अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो तो इस फोर्स को ओवरकम कर लेगा, लेकिन मे बी आपका जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो इतना लाइट है कि वो फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो इसका वेट लग रहा है, और ये जो है एयर रेजिस्टेंस है जो ऊपर की तरफ लग रहा है। कई बार क्या होता है कि मान लो इतना लाइट ऑब्जेक्ट है कि दो, ये नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बैलेंस हो जाता है, फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरता है, फिर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लास 11th में पढ़ेंगे। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए कि बहुत ऊपर जाके अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, वैक्यूम में अगर आप बहुत ऊपर ले जाके करेंगे, जो नासा में एक्सपेरिमेंट हुआ था वैक्यूम में हुआ था, बहुत ऊंचाई से उन्होंने एक मेटल की बॉल ली थी, हैवी बॉल, एक फेदर लिया था और उनको ड्रॉप किया था, वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचे थे। ठीक है, तो वहां पर एयर रेजिस्टेंस ही नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर वो काम कर रहा है, तो आपके पास सेम इक्वेशंस उसके ऊपर वैलिड हो गई। ठीक है, तो वैक्यूम में सेम टाइम होगा, और आपके पास अगर एयर में आप बहुत ऊंची हाइट पे जाएंगे तो ये लॉजिक फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपके पास एयर रेजिस्टेंस आ जाता है पिक्चर के अंदर। ठीक है, अब एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं, क्या दोनों बॉल्स का स्पीड सेम होगा जब वो नीचे आ रही है, मान लो बहुत आप आसपास हो, सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास हो, क्या दोनों बॉल्स का स्पीड सेम होगा? No, ma'am. नहीं होगा, No. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है तो स्पीड बढ़ता जा रहा है। पहला मिसकंसेप्शन दूर करना है कि दोनों का स्पीड अलग अलग जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो इंक्रीज होता है, कांस्टेंट नहीं होता। सेकंड मिसकंसेप्शन आप ये करेंगे कि फोर्स दोनों के ऊपर सेम नहीं लगता है, ये अभी आपको पता लगा, फोर्स जो है mg होता है, फोर्स अलग अलग लग रहा है। थोड़ा सा और क्लैरिटी मैं आपको देती हूँ। अब देखो कोई मान लो हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसे मुझे किसी सर्टेन एक्सेलरेशन के ऊपर लेके जाना है, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट, और उसी एक्सेलरेशन पे लेके जाना हो तो। सिमिलरली यही है, लगता है कि दोनों पे फोर्स जो है अलग अलग है,
हैवी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो हैवी ऑब्जेक्ट को जी पे ले जाने के लिए भी तो ज्यादा फोर्स चाहिए था, और लाइटर ऑब्जेक्ट को कम चाहिए था। तो ये दोनों फैक्टर्स बैलेंस कर लेते हैं, तो इसलिए वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता जब वो नीचे फॉल कर रहा होता है। आई बात सबको समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. पूरा डिटेल में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर दिया है। बाकी ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे जरूर सर्च करना, उन्होंने बहुत हाइट पे से बास्केट बॉल्स को फेंका, मेटल बॉल्स को फेंका, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो वीडियो जरूर देखना आप लोग। ठीक है, वैक्यूम में करेक्ट है, कम हाइट पे लेंगे तो करेक्ट है, बहुत हाइट पे ले जाएंगे तो हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइम होगा नीचे पहुंचने का। अब आगे आ जाओ, एक न्यूमेरिकल करो। Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. ये आपको पता है कि अर्थ पे आपके पास क्या होता है, 1/6 हो जाता है जी। So what is the weight in Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? सॉल्व कीजिए जरा। अभिषेक सॉल्व करो बेटा। शेल्डन देखा किसी ने शो? No, ma'am. आज सर्च करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपके पास हाँ शेल्डन जो छोटे वाला बच्चे वाला शो है, शेल्डन का एक बड़ा शो भी है, बिग बैंग थ्योरी, वो वाला तो आप देखना जब आप कॉलेज में या ऐसे 11th-12th में हो जाओ, लेकिन अभी आप शेल्डन वाला देखना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि वो छोटी सी उम्र में कॉलेज में आ जाता है। ठीक है, उसकी इतनी क्यूरियोसिटी, वो इतने अच्छे साइंस को समझता है, साइंस की कॉन्सेप्ट्स पे वो उन्होंने बना रखा है, तो वो आप देख सकते हो, इट इज अ गुड शो। हाँ जी, देखिए जरा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 10 kg दिया है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ 10 kg। मास तो आपको दे रखा है 10 kg, दोनों पे सेम ही रहेगा मास। वेट ऑन द मून दे रखा है 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या होगा आपके पास, एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या होगा? तो वेट ऑन द अर्थ क्या होगा, mg। जी की वैल्यू आपको पता है, कितनी आ जाएगी, 10 × 9.8 यानी 98 न्यूटन। और वेट ऑन दी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 हो जाएगा 98 का, तो कितना आंसर आ जाएगा, 16.33। समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, अब आते हैं हम लोग कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जो कि आप ग्रेविटेशन चैप्टर जब 11th में पढ़ेंगे तो डिटेल में डेरिवेशंस भी करेंगे, सारी चीजें निकालेंगे, बट अभी के लिए आपको लॉज पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट जो है प्लैनेट का वो इलिप्स है विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। हमें लगता है कि सन के अराउंड जो अर्थ घूम रही है ना, वो सर्कल में घूम रही है, बट वो सर्कल में नहीं घूमती, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इलिप्स की फॉर्म में घूमती है। इलिप्स आपके पास कैसे होता है, अंडे जैसा। इलिप्स कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। और इलिप्स की दो सेंटर, दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक फोकस के ऊपर सन लाई करता है, और जो अर्थ है वो इसके अबाउट ऐसे घूमती है। एक बार वो सन के बहुत पास भी है और एक बार वो बहुत दूर भी है। ये F2 ले लो, ये F1 ले लो, तो एक फोकस पे सन होता है और प्लैनेट इसके अराउंड घूमता है, तो सर्कुलर नहीं होता ऑर्बिट, इलिप्स की फॉर्म में होता है। तो ये होता है आपके पास फर्स्ट लॉ। कैप्लर सेकंड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ एरियाज। लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे गया इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा टी टाइम ही लूं, मान लो डेल्टा टी कुछ भी टाइम है, 2 घंटा ले लिया मैंने, तो 2 घंटे का टाइम मैं इस पोजीशन से देखूं, तो वो आपके पास क्या करेगा, इक्वल एरिया स्वीप करेगा डेल्टा टी टाइम में। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा बन रहा था ना। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी टाइम के अंदर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर इक्वल एरिया करेगा। थोड़ा अपना जो एरिया है यहाँ पर बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, जल्दी मूव करेगा। सन के पास वो जल्दी मूव करता है, सन से दूर वो धीरे मूव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया है नहीं आया? सन अराउंड सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किन्हीं भी कोई भी एक टाइम पीरियड ले लो। सपोज आपने लिया 6 आवर्स,
तो 6R में वो जितना डिस्टेंस कोई भी 2 पॉइंट में ट्रेवल करेगा एक्स वाई, कोई और 2 पॉइंट्स लेंगे 6R के लिए तो सेम एरिया ट्रेवल वहां भी करेगा। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. थर्ड लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ पीरियड्स। ये आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा कि क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। पूरा ऑर्बिट में जो उसको टाइम लगा है ना कैपिटल टी, उसका स्क्वायर किसके बराबर है? डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, किसी भी टाइम पे मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन आप देख रहे हो, उसका अगर आप क्यूब करते हैं दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, इसको डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस मंताशा? Ma'am, can you explain the second law again? ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इलिप्स है ये, ठीक है, सर्कल नहीं है, और यहां पर आपका सन है, और आप मान लो इस पॉइंट से रन करते हो और इस पॉइंट तक पहुंचते हो डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो ये एरिया निकालना है हमको, निकाल लिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं अगर कि मान लो आपके पास टाइम सेम लेना है आपको, एरिया टाइम जो है क्या है, सेम लेना है, डेल्टा टी ही लेना। मान लो अब आप यहां हो, आप यहां से रन करोगे सेम टाइम के लिए, तो सेम टाइम में आप रन करोगे तो ऐसे रन करना है कि जहां पर ये जितना एरिया यहां बना था उतना एरिया यहां भी बन जाए। ये जो आप निकालेंगे ना सारा एरिया, वो टोटल इस एरिया के बराबर आएगा। ये जैसे ऐसे लंबा है ना, तो ये और ये जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सन के पास है, तो ज्यादा करने के लिए क्या होगा कि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा आएगा ऐसे। तो ये जो एरिया बनेगा और इसको आप कंबाइन करेंगे, मान लो सारे को जोड़ के आप इकट्ठा पीसेस में जोड़ेंगे, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर होना चाहिए। ठीक है, शेप अलग है, इधर ऐसी शेप है, ऐसे लंबे में जा रहा है एरिया, और इधर आपके पास शॉर्ट है तो इसको थोड़ा दूर लेना पड़ेगा ऐसे। ये एरियाज आप निकालेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे तो बराबर आएंगे। अभी ऐसे दिख रहा है कि ये छोटा है वो बड़ा है, मान लो ये ऐसे है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इस एरिया को सॉल्व करेंगे फॉर सेम डेल्टा टी, तो ये बराबर आएंगे। आई बात समझ में? Yes, ma'am. इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी वजह से सन के पास थोड़ा तेजी से चलेगा, क्योंकि उसको डिस्टेंस ज्यादा लेना पड़ेगा इस एरिया के बराबर करने के लिए, और सन से दूर थोड़ा धीरे चलेगा ताकि एरिया जो है वो बराबर रहे, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, थर्ड लॉ ma'am. का आपके पास मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या होता है? ऑर्बिटल टाइम पीरियड, और आपके पास आर क्या होता है? मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब बात करते हैं थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोएनर्जी। सो थ्रस्ट क्या होता है? इट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस। मान लो मैं 3 सरफेस ड्रॉ कर रही हूँ, इस पे मैंने एक फोर्स बनाना है परपेंडिकुलर, ये हो गया। मान लो मैंने एक सरफेस ये ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर फोर्स कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा? ऐसे। सरफेस और फोर्स के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 degree. थ्रस्ट सारे वो फोर्सेस हैं जो परपेंडिकुलर है सरफेस के, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो थ्रस्ट की भी क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल आपको दूं, हेलीकॉप्टर तो सबने देखा होगा, ये पीछे इसके ऐसे पंखा होता है, इधर एक पंखा होता है। तो आपके पास हेलीकॉप्टर काम कैसे करता है? ये पंखा ऐसे घूमेगा, जब ये पंखा घूमता है तो एयर से प्रेशर लगता है नीचे। ठीक है, एक फोर्स लगता है ऐसे परपेंडिकुलरली, यहां से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। पलट की इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। लिफ्ट भी ये थ्रस्ट की वजह से हो रहा है। नीचे आप बोलेंगे जो फोर्स लग रहा है वो भी आपके पास क्या है? थ्रस्ट है, परपेंडिकुलर फोर्स है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेशर क्या होता है फिर? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? डिफाइंड एज दी फोर्स Just like परपेंडिकुलरली जो लग रहा होगा टू द सरफेस बाय में जितना एरिया पे वो लग रहा है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिट भी ध्यान रखिए, यूनिट आपके पास क्या होती है? पास्कल। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रस्ट एक फोर्स ही होता है तो एफ लिख देते हैं, बट ये हमेशा याद रखिए कौन सा? थ्रस्ट वाला फोर्स। थ्रस्ट मतलब
परपेंडिकुलर फोर्स, ये है परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय में जितना एरिया पे वो लग रहा है। जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल जो आपको दिया जाता है, हील पहनती है ना लड़कियां, पहनती है नहीं पहनती? Yes, ma'am. पहनना नहीं है उसको, ठीक है, तुम लोगों की अभी ग्रोथ, जो ग्रोथ का टाइम है, सो अभी किसी को हील नहीं पहननी है, उससे आपका स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आ जाती है। हील्स अच्छी नहीं होती है फिलहाल तो, बिल्कुल नहीं, कॉलेज में जाओ तब पहनना, ठीक है। अब देखो ऐसे होता है, ऐसे कुछ हील होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो फोर्स लग रहा है, पर्सन का जो वेट है, अगर फ्लैट शूज पहना होता, मान लो स्पोर्ट शूज पहने होते, जो पर्सन का वेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। हील Yes, में क्या ma'am. होता है कि वो एक पॉइंट पे आता है ऐसे, Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है। तो यहाँ जो वेट है वो एक पॉइंट पे आएगा, और बाय में एरिया, जो ये एरिया इन कांटेक्ट है, जैसे यहाँ पर एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा है, यहाँ पर एरिया इन कांटेक्ट कम है, तो प्रेशर किस में ज्यादा लगेगा? सेम फोर्स अगर लगा रहे हो आप, Heel. हील में ज्यादा लगेगा Ma'am, ना। यहाँ on पर आपका heel. एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो बॉडी में प्रेशर आपके पास जो है ढंग से नहीं आता तो डिफॉर्मेशन आने के चांसेस होते हैं। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू वेयर हील्स, स्पेसिफिकली फॉर जिनकी एज छोटी है। क्लियर है? तो अभी देखो एक और एग्जांपल, रेगिस्तान में आपने कैमल तो देखे होंगे, होते हैं Yes, नहीं होते? ma'am. तो कैमल जो है, कैमल का अगर आपको पैर का पता हो तो पैर थोड़ा ब्रॉड होता है। कैमल Yes, फुट ma'am. कैसा होता है? कुछ ऐसे गोल गोल सा होता है। वो भगवान ने बनाया ही ऐसे है ताकि वो मिट्टी पे चल सके, क्योंकि अगर वो मान लीजिए मिट्टी है, सैंड आपको पता है सॉफ्ट होती है, अगर कोई पतले पैर वाला एनिमल होगा तो वहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। मान लो कैमल Yes, जितना हैवी कोई एनिमल है, कैमल ही लगा लो, कैमल के पैर हमने पतले कर दिए, नीचे से पतला कर दिया, तो जो कैमल का वेट था उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, डिवाइडेड बाय में एरिया इन कांटेक्ट जो है, तो ये प्रेशर बढ़ा देगा। और यहाँ पर सेम वेट अगर आप लगा रहे हो लेकिन यहाँ पर एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो सैंड पे प्रेशर कम लगेगा तो धसेगा नहीं अंदर, पैर अंदर नहीं घुसेगा सैंड में, लेकिन अगर पतली टांगे होती तो अंदर घुस जाता। आई बात समझ में? सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर, जैसे कि मान लीजिए आप बैग लेके जाते हैं स्कूल में, ठीक है, ब्रॉड स्ट्रैप होती है तो कंधों में इतना दर्द नहीं होता क्योंकि प्रेशर कम लगता है, एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर पतले पतले स्ट्रैप्स वाले आप बैग लेंगे तो आपके कंधों में चुभ जाएंगे ना, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है क्योंकि एरिया जो है वो कम हो जाता है। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप, टेबल टॉप, मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर एक वुड का ब्लॉक रखा गया है जिसके पास लेंथ भी है, और मान लो ये आपके पास टेबल है, ऐसे इस तरीके से ये रखा गया है, ठीक है। 3D में सोचो कि ऊपर रखा है जैसे बुक टेबल पे रखी होती है। अब इन्होंने बोला है कि मास जो है ब्लॉक का वो 5 kg है, मास कितना है? 5 kg, एंड इट्स डायमेंशंस आर 40 सेंटीमीटर, 20 एंड 10, ठीक है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑफ डायमेंशन 20 इंटू में 10। दो केसेस बना दिए कि अगर ब्लॉक ऐसे लाई कर रहा है कि 20 इधर है, ठीक है, मान लो ये 20 है, और सपोज ये आपके पास क्या है, लेंथ है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ, और ये होती है हाइट। तो जनरली क्या होता है, लेंथ आपके पास लंबी वाली मानी जाती है, ब्रेड्थ आपके पास उससे कम और हाइट उससे कम, ऐसे लेते हैं ना हम लोग। तो अगर आपके पास 20 इंटू में 10 लाई कर रहा है, इधर आपके पास टेबल पे 20 है और ऐसे मान लीजिए 10 है, ठीक है, ऊपर आपको जरूरत नहीं है, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, और एक बार लाई कर रहा है 40 इंटू 20, मतलब यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, 40 और 20, इधर आपके पास क्या है, 20, ऐसे। तो प्रेशर निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला लिखिए, प्रेशर आपके पास क्या है, फोर्स बाय में एरिया, ठीक है। चलो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा, एक सेकेंड रुको।
सपोज ये मेरे पास है ब्लॉक, ये मान लेते हैं लेंथ कितना है 40, ये ब्रेड्थ है 20 और हाइट आपके पास कितनी है 10। ठीक है, ऐसे है। पहला केस लिया है ये 40 और ये आपके पास है 20, ऐसे रखा है ये। ठीक है, 40 इंटू 20 में। दूसरा केस लिया है 20 इंटू में 10, मतलब ये ऐसे रखा है। तो प्रेशर किस में ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, यहाँ पर एरिया कम हो जाएगा। तो अब आपको प्रेशर निकालना है। पहले जब ये ऐसे रखा है और फिर ये ऐसे रखा है, ठीक है, ये आपके पास क्या है ब्रेड्थ 20 और ये हाइट वाली चीज भी नीचे ही आ गई ना 20 इंटू 10। तो आपको दोनों केसेस में क्या निकालना है बेटा, प्रेशर निकालना है। तो फोर्स तो आपके पास क्या होगा, जो इसका वेट होता है दैट इज m इंटू में g, और एरिया आप निकालेंगे। जैसे फर्स्ट केस हम अगर लिखें केस नंबर 1, मास तो सेम है 5 इंटू में g की वैल्यू 10 ले लीजिए, एरिया क्या आ जाएगा आपके पास 20 इंटू में 10। एरिया इन कॉन्टेक्ट क्या है 20 इंटू में 10, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि 2 102. आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों 100 यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएंगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड केस में आपके पास क्या है, फोर्स तो सेम रहेगा 5 इंटू 10 ही, लेकिन अब कैसे आएगा, यहाँ पर 40 इंटू में 20 और नीचे इसके क्या है 100 इंटू 100, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके बताएगा कोई कितना आएगा फर्स्ट में और कितना आएगा सेकंड में। मैम फर्स्ट में मैम फर्स्ट में है 612.5. कितना आ रहा no है ma'am 600? it's on ma'am it's of second 612.5 सॉरी मैम, यस मैम, सेकंड का है वो. आपके पास 40 इंटू 20 का कितना आएगा 625 आएगा yes ma'am पास्कल, और यहाँ पर कितना आएगा मैम 612.5 आ रहा है. 2450 2500 पास्कल, यही आ रहा है क्या, देखो मैम yes ma'am 612.5 आ रहा है. 2450 Newton meters ठीक है, लगभग इतना बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कितना आएगा 5 इंटू 10, ऊपर आपके पास 2 0, ये 2 0, नीचे 20 इंटू 10, ये 10 से 10 गया, ये 0 से ये 0 गया, सो 2 1 जा, हाँ 2500 ही बन रहा है, 2 2 जा 4, 1 0 5 जा 10, 2 0, 2500 पास्कल। ठीक है, एंड मैम ये 625 नहीं है, 612.5 है. अच्छा एक बार देख लेते हैं, एक मिनट रुको, ये भी आपके पास ये कितना आएगा 5 इंटू 10, ऊपर आएगा 100 100, 40 इंटू 20, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 5 0, सो ये आएगा आपके पास 25 इंटू 50, तो एक 0 आ गया, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा, कितना आंसर आ रहा है 5 5 25 12, ये 2 कैरी भी आया ना, 1250 आ रहा है, ऐसा ही कुछ आ रहा है, देखो यही आ रहा है क्या, no ma'am तो 612.5 यस मैम, मेरा भी 612.5 आ रहा है. एक मिनट मेरे को दोबारा सॉल्व करने दो, जीरोस में गलतियां हो सकती है। वैल्यू सही लिखी है ना 40 इंटू में 20, ठीक लिखा है बिल्कुल। यस यहाँ मैम. से कट कर देते हैं, एक 0 तो ये गया, अच्छा ये 2 मिस कर दिया मैंने, ठीक है ठीक है, ये आएगा 5 और एक 0 ये भी गया, ऊपर सिर्फ 3 0 जाएंगी और नीचे आ रहा है आपके पास 8। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, ये कितना आएगा 250, 250 2 1 जा 2 1 जा 1, 5 7 जा 14, 105, सो 175 5 जा कर दीजिए, 5 5 जा 25, 37, कहाँ गलती हो रही है भाई, मैम वहाँ पे 175 नहीं आएगा 125 आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा, हाँ ठीक है 125, 125 5 जा 5 5 जा 25, यस अब बन गया 625। ठीक है, अब भी कोई गलती है क्या, नो मैम जल्दी जल्दी के चक्कर में कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो 625, यही तो बताया था मैंने तुम लोगों को पहले, पास्कल। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रेशर इन फ्लूइड्स। इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट हैव सम पेशेंस। हम 5 मिनट में सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, 10 मिनट में, 5 में नहीं। सो प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लूइड। मान लो पानी है, पानी को अगर आप कहीं पर भी अगर छोड़ देंगे बिना कंटेनर के तो अपने आप फ्लो करता है ना। तो अपने आप कैसे फ्लो कर रहा है? उसी में आपस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली टकरा रहे होते हैं। सो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, वो मूव करता है। सो गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में गैसेस भी आते हैं और लिक्विड्स भी आते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। वेयर सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आपके पास क्या होते हैं, वो रिजिड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपके पास वाटर वगैरह है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको पता है रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। तो एक प्रेशर तो लग रहा होता है ऊपर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर भी तो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो प्रेशर लगाते हैं नीचे, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक प्रेशर लगाते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर। जब ये दोनों बैलेंस कर जाते हैं ना, तब पानी बिल्कुल शांत हो जाता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होते तब तक आपके पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली जो है ये टकरा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जब तक बैलेंस नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, बैलेंस हो जाएगा तब वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाता है। किसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू पता है? जो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, वो कितना है पता है बेटा आपको? 1 एटमॉस्फेयर जनरली हम लेते हैं, जो प्रेशर लग रहा होता है, दैट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। इतना प्रेशर लग रहा होता है, बट हमको फील नहीं होता ना। यस मैम। हमको फील नहीं होता क्योंकि हमारे जो बायोलॉजी है, जो हमारे अंदर ब्लड का स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरीके से होता है कि वो उसको बैलेंस करता है, ठीक है। यस मैम, वो दिस इज वेरी, कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल एटमॉस्फेयर के प्रेशर से वो जाता अगर है। इक्वल नहीं होता तो सोचो क्या होता हमारे ऊपर दबाव होता, ठीक है। हमारी वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स है, वो बर्स्ट हो जाती, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को डिफाइन किया गया है। लास्ट आपके पास है बायोएनसी, फ्लोटिंग प्रिंसिपल भी हम इसको कहते हैं। बायोएनसी क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास, अभी मैं फटाफट से इसको बता रही हूँ, ठीक है। एक मान लीजिए आपके पास बॉब है, इसको आप डिप करते हो, मतलब इसको आप इसमें डुबाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स। जैसे कि आपने घरों में जब भी हम नहाते हैं, सबने ये वाली चीज करके देखी है कि एक डब्बा उल्टा करके आप उसमें डालते हो ना, तो उसमें हवा भर जाती है ना डब्बे में। मान लो यस मैम। बकेट के अंदर उल्टा डब्बा करके आप उसको अंदर की तरफ पुश करते हैं, लेकिन आराम से नहीं जाता वो अंदर, एक फोर्स लगता है। वो कौन लगा रहा होता है? फ्लूइड लगा रहा है ना। यस तो मैम। ये जो फ्लूइड ऊपर फोर्स लगाता है, इसी को आप क्या बोलते हो, बायोएंट फोर्स। इट इज द प्रिंसिपल बाय व्हिच द फ्लूइड exerts a force in upward direction on the solid object immersed in the fluid. This upward force is called buoyant force, which is also known as upthrust. ऊपर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलरली लग रहा है, इसको हम अपथ्रस्ट भी बोल देते हैं। अगर अभी देखो, इसके ऊपर एक और फोर्स भी लग रहा होता है जो इसका वेट होता है, mg, ठीक है। अगर जो नीचे इसका वेट है वो ऊपर लगने वाले बाइंड फोर्स के बराबर हो जाता है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। अगर नीचे लगने वाला फोर्स बाइंड फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो सिंक कर जाता है। और अगर बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाता है, इन केस फोर्स ऑफ वेट से, तो क्या होगा, राइज करता है, फ्लोट। राइज करेगा, ऊपर आएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपके जो शिप्स वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं, कि वो जो फोर्स नीचे लग रहा है और जो शिप का नीचे लगेगा वो कैसे बैलेंस रहना चाहिए। और लास्ट आपके पास क्या आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से बताती हूँ। मान लो आपके पास क्या है, एक बीकर है ऐसे, ठीक है, और यहां तक पानी भर दिया, नीचे एक कंटेनर लगा दिया। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इसमें डुबोने की कोशिश करी, मान लो इतना आया। जब आप इसको डुबोएंगे, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जैसे आप इसको डुबोएंगे, ये वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के इसमें आ जाएगा। यस। आप उसमें डुबोएंगे, पानी ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा, इसमें कलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। Yes, ma'am. तो जो वॉल्यूम ये वाटर का डिस्प्लेस करता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वो किसके बराबर होता है? जो The pressure Weight of the object. नहीं, वॉल्यूम ऑफ, मैम जो फोर्स उस पे लगता है उससे उसके बराबर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड बेटा, ठीक है। फिर आप इसका वेट करेंगे, ये पानी जो भी आएगा इसका वेट निकालिए, कितना वेट है। जो वेट होगा वाटर डिस्प्लेस्ड का, weight of water displaced, that is equal to buoyant force, is equal to FB, that is buoyant force. अभी समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली, अभी तो देखो हमने सिर्फ पार्शियली ही डाला है, जितना भी डाला है उससे क्या होगा, जितना ये फ्लूइड बाहर निकालेगा, जो वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा वो वॉल्यूम यहाँ कलेक्ट होगा, और इसका जो वेट होगा दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस बॉल, जो कि बाइंड फोर्स है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्ज्ड इन फ्लूइड, एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बाइंड फोर्स एक्ट्स ऑन इट व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये आपके पास एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डेफिनेशन है, और आपके सिलेबस में इतना ही है। जब आप 11th में जाएंगे तो इसको और पढ़ेंगे। अब इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है हमारी बनती हैं, जैसे आपके पास लेक्टोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया। हाइड्रोमीटर क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है। लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए होता है। सो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बचता है तो आप बताइए, और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो बताइए।